हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो तैयारी करते हैं वो यूजीसी नेट की होती है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जून को जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो शिफ्ट 2 में पेपर 1 में आपके कौन से क्वेश्चन पीपल एंड एनवायरनमेंट से आए थे, इन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट 2 के ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कौन कौन से टॉपिक अभी हमें जो समय मिला है उसमें हमको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी होती है और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस की पोर्शन को भी मैं कवर कराती हूँ। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट 51 होने वाला है, तो अगर आपके कोई जानने में है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो आप वहाँ पर भी यहाँ पर इसका लिंक भेज सकते हैं। ठीक है, चैनल के बारे में आप बता सकते हैं, तो इस तरह से चैनल का भी बूस्ट मिलता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन से करेक्ट सीक्वेंस है। लोअर नंबर टू हायर आपसे बात हो रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लोअर टू हायर। अब ये जो आपको यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं ऑप्शन में, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको कह रहा है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ टारगेट्स, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया था, 17 लक्ष्य के साथ आया था और इसमें जो है यहाँ पर 2015 से 2030 तक का समय इसके बीच रखा गया था। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन इसका 2015 से 2030 तक का था और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको कहा गया था, जो इसका शीर्षक था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, इस शीर्षक के साथ सतत विकास एजेंडा आया था और इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ गोल्स की बात करें तो 17 लक्ष्य थे। ठीक है, ये पहले नंबर का हो गया आपका अचीवमेंट। उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट्स कितने थे, 169 का लक्ष्य रखा गया था दूसरे नंबर पे। ये सारी चीज़ें आपको मैंने नोट्स में भी दे रखी हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ इंडिकेटर्स 304 इंडिकेटर्स की बात हुई, ये तीसरे नंबर पे हुआ। और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो कितने भी हो सकते हैं, तो इस तरह से ऐसे सीक्वेंस में आपको लगाना था। ठीक है, इसमें लोअर टू हायर आपको यहाँ पर लगाना था, इस तरह से आपसे कहा गया था। तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, ये लिखा है सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो ये वो आपको यहाँ पर ये दिख जाएंगी। ठीक है, जो भी अलग कलर से है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें ये कह रहा है कि मैच करना है। अब आपको लिस्ट मैच करनी है, 2 कॉलम दिए थे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है ना। तो इसमें वाटर पोल्यूशन से जो डिसीज़ होती हैं उनके बारे में बात की गई है। तो लिस्ट 1 में आपको उसके कारण दिए हैं और लिस्ट 2 में बीमारियों के नाम एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर बोर्न डिसीज़ क्या है, वाटर वॉश डिसीज़ क्या है, और उसके बाद वाटर बेस्ड क्या है, वाटर रिलेटेड डिसीज़ क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें नोट्स में दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें वाटर बोर्न डिसीज़ की। ठीक है, तो वाटर बोर्न की अगर हम बात करते हैं, वाटर बोर्न डिसीज़ वो होती हैं जल जनित बीमारियाँ। दिस इज कॉज बाय द इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो रोगजनक से सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण ये होती हैं, है ना। तो उसके कारण ही होती हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि कॉलरा है ना, हैजा, ये सारी चीज़ें जो कि एक बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो कॉलेरी, उसके कारण होती हैं, वाटर बोर्न डिसीज़ है। इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉज डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। तो कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है, संदूषित जल, ऐसा जल जिसमें सूक्ष्म कीटाणु पाए जाते हैं और विषाक्त रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, पानी का रंग और स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं। तो ये वाटर बोर्न डिसीज़ हो गई। नेक्स्ट है वाटर वॉश डिसीज़। वाटर वॉश से क्या मतलब है, यहाँ से व्यक्तिगत स्वच्छता से, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल हाइजीन से मतलब होती है। ये रोग व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए पर्याप्त पानी की कमी के कारण होते हैं। और जैसे कि अब पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। तो इसमें कौन से रोग आते हैं, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा ये क्या है, इन्फेक्शियस आई डिसीज़ है। ठीक, ये हो गया आपका वाटर बोर्न डिसीज़ जो है, वाटर वॉश डिसीज़ सॉरी, है ना। तो यहाँ पे ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। फिर वाटर वेस्ट डिसीज़। वाटर वेस्ट में क्या होता है, दिस डिसीज आर कॉज बाय ऑर्गेनिज्म दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन वाटर, मतलब उन जीवों के कारण जिनके लाइफ का, जिनके जीवन का बहुत सा हिस्सा पानी में ही बीतता है, जैसे कि सिस्टोसोमियासिस, ये आपका एग्जाम्पल दिया, यही आपको दे रखा है।
अब वाटर रिलेटेड डिसीज, वाटर रिलेटेड में क्या है, दीज डिसीज आर एसोसिएटेड विद वाटर दैट ब्रीड, है ना, वो वहाँ पर अपने क्या है ब्रीड करते हैं इन वाटर और विथ वाटर कॉन्टैक्ट। तो अब इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे पानी में संपर्क के कारण, या सीधे पानी से नहीं, मतलब पानी में संपर्क के कारण, जैसे कि पानी एक जगह अगर बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, मच्छर पनपने लगते हैं और इससे मलेरिया डिसीज़ होती है ना। तो ये सारी क्या है, मलेरिया इज़ ए वाटर रिलेटेड डिसीज़, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको दे दी हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि देखिए इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ एंड अनस्टेबल एयर और वाटर पॉल्यूटेंट। अब देखिए इसमें कह रहा है बहुत सा मतलब सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्व में रहने वाला अस्थिर वायु या जल प्रदूषक है। तो इसमें इसकी पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है। तो इसमें देखिए इस मेरे जो मैंने अभी तक देखा उसके हिसाब से VOCs मुझे समझ में आया, वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई आपको यहाँ पर आंसर की नहीं दे रखी है ना, कि आयोग ने क्या आंसर माने हैं, है ना। तो यहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। वोलेटाइल VOCs होते क्या हैं, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि हाई वेपर होते हैं, मतलब अगर रूम टेम्परेचर में इनको रखा जाए तो ये वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके जो सोर्स हैं, सोर्स में आपके क्या क्या आते हैं, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, व्हीकल एमिशन, अगर आपका वाहन चल रहा है उसमें उसके एमिशन के थ्रू, हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि पेंट है, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, इनमें पाया जाता है। इनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है, तो VOCs जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन और स्मोग, ये इसको यहाँ पर क्रिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है ग्राउंड लेवल ओजोन और इसको स्मोक को बनाते हैं, है ना, जो कि हार्मफुल है इकोसिस्टम के लिए। और इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, टोलुइन हो गया, है ना, एसीटोन, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी VOCs से संबंधित हो गई। तो मुझे लगता है कि ये इसका आंसर VOCs ही होना चाहिए, है ना। तो अब ये हो गया आपके क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ देख के उनको निकाल के फिर बनाना अपने आप में ही एक बड़ा टास्क होता है। और यहाँ पर अभी जो आगे आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आपके लिए बहुत कुछ अभी मेरे पास है, अभी समय रहने पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कुछ बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए प्रोग्रेस के लिए हों, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स। STEC की बात हो रही है ना। तो देखिए STEC क्या होता है, ये एक सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर, इसका देखिए इस तरह से कुछ होता है ना, ये ऐसे फ्लैट टाइप के, ये कलेक्टर की तरह, प्लेट की तरह काम करता है। ये हो गया आपका सोलर थर्मल कलेक्टर, है ना। तो इस तरह से होता है। अब इसमें यहाँ पर यह आपसे कह रहा है कि इसमें किससे संबंधित कौन कौन से हैं, तो हम हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है बेसिक यूनिट ऑफ STEC ये सोलर सेल एक बेसिक यूनिट है, या STEC में भी फ्लैट प्लेट और कंसंट्रेटिंग टाइप है। STEC में तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा सकता है। STEC सोलर थर्मल जो है इलेक्ट्रिक यहाँ पर सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर, इसमें क्या विद्युत उत्पादन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। पैराबोलाइड डिस्क होती है ना, इसका उदाहरण है जिसमें कि टेम्परेचर इसका 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो आप देखिए ये है क्या, सारी चीज़ें इसको मैं बता दूंगी तो आपको खुद ही ऑप्शन आराम से आप कर लोगे। ये एक सौर तापीय ऊर्जा कलेक्टर है, मतलब सोलर थर्मल एनर्जी का ही यूज़ होता है, जिसमें रेडिएशन को अवशोषित करके यहाँ पर सौर ऊर्जा को एकत्र किया जाता है, ठीक है। और फिर इसको लिक्विफाइड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर इसका हम यूज़ करते हैं। तो इससे जो है इसका टेम्परेचर वगैरह भी चेंज होता है, मतलब काफ़ी बढ़ जाता है। और देखिए कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर का ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सौर जो सोलर एनर्जी है इसके बीम और डिफ्यूज़ जो कंपोनेंट हैं ये आराम से, फ्लैट प्लेट है ना, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, तो इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें एक ही सरफेस पे हैं और इस तरह से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसका कंस्ट्रक्शन ईजी होगा, कम लागत में बन जाएगा, कम मेंटेनेंस में इसका ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके ऑप्शन में आएंगी।
तो बेसिक यूनिट है एक सोलर सेल की, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है। एक फ्लैट प्लेट और कंसनट्रेटिंग टाइप है, ये भी सही है। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है मे राइज ओवर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। ये भी आपका ये चीज़ भी सही है। ठीक है। और मतलब ये लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात सही है। पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है। ये हो जाता है आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख लेते हैं यहाँ पर। तो सोलर थर्मल एनर्जी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ISA से है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि से ये सवाल आया था आपका। इसमें ये कह रहा है कि एक ISA क्या है, अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है जो आंशिक रूप में अथवा पूर्णतया स्थित हैं। तो इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये किसके बीच पाए जाते थे, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में है ना, बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक, इसके बीच में यहाँ पर ये पाए जाते थे, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो इनके बीच में स्थित 121 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। 2015 में स्थापना हुई थी, फ्रांस के साथ इसका समझौता हुआ था और इसका जो सचिवालय था ये गुरुग्राम में, हरियाणा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्विक रिवीजन में देखिएगा। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आज भी मैं कह रही हूँ कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप उठा के देखिएगा, आपको 3 से 4 टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वो मैंने आपको MDG, SDG, प्रोटोकॉल्स, और अभी तो पेपर 1 का मैंने लिया नहीं जो शिफ्ट 1 का था। ठीक है, तो शिफ्ट 1 वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम चीज़ें मैंने पीपल एंड एनवायरनमेंट में आपको करवाई हुई आई हैं, आप खुद मिला के देख लीजिए, वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ISA का सवाल जो कि हमेशा पूछा ही जाता है ना। तो इस तरह से ये कुछ सवाल थे जिनको कि हम आगे थ्योरी क्लास में सारी चीज़ों को डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे कि अब कहाँ से पूछ सकते हैं, है ना। तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन थे आपके वो मैंने ले लिया और अब यूनिट वाइज ही मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ कवर कराऊंगी। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।